फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कि हम नगरीकरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में अर्बनाइजेशन बोला जाता है। ये हमारे जो एनसीईआरटी का हमारा क्लास 12 का सिलेबस है उसमें ये आपको टॉपिक पढ़ने को रहेगा। फिर आप जैसे ही इसको और हायर क्लास में जाइएगा, ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको नगरीकरण से संबंधित विषय को पढ़ना होता है। और साथ ही साथ हमारे एमएसओ में यानी कि एमए का जो हमारा सिलेबस है, जब आप सोशियोलॉजी एमएससी कीजिएगा तो उसमें भी आपको नगरीकरण से संबंधित जानकारी को देखना पड़ेगा। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम क्या है कि नगरीकरण है क्या। ऐसे तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समय समय पर इसकी परिभाषा अपने संदर्भ में देती आए हैं। तो हम नगरीकरण की परिभाषाओं को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नगरीकरण क्या है। एक सामान्य रूप से एक ऐसी प्रक्रिया को समझा जा सकता है जिसके द्वारा कोई बसावट या फिर कोई आबादी, जिसको कि हम लोग क्या करें नगरीय चरित्र या विशेषता के आधार पर बोल सकते हैं, उसमें वो ग्रहण करता है। अगर आपको ये इसमें विशेषता के बारे में पूछा जाए तो नगरीकरण की विशेषता क्या होती है कि इसका जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ही ज़्यादा घनत्व रहता है। तथा यहाँ पे लोगों में क्या होती है, विषमताएं की भावनाएं भी पाई जाती हैं, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर हम भारत में नगरीय जनसंख्या या नगरीय शब्द के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में जनगणना किस आधार पर की जाती है। नगरीय जनसंख्या की जनगणना यहाँ पर पुरुष कामकार जो होते हैं, जो पुरुष काम करने वाले होते हैं, उसमें 70% जो लोग होते हैं वो गैर कृषि क्षेत्र में अगर लगे हुए हैं, या फिर 3000 से ऊपर की जो जनसंख्या हो, या फिर 400 वर्ग किलोमीटर में वे लोग बसे हुए होते हैं, तो उसे नगरीय समाज कहा जाएगा। जब किसी गांव के आकार घनत्व में यह वृद्धि होती है और साथ ही साथ उसमें विषमताएं भी पाई जाती हैं, तो यह क्या हो जाती है, नगरीय सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं को अगर वो ग्रहण किया होता है तो वो नगरीय समाज घोषित होता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से उसके जनसंख्या में, लोगों के घनत्व में, आकार में वृद्धि होती है। तो इसी को संदर्भ में समय समय पर समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए कुछ समाजशास्त्रियों की हम लोग परिभाषाओं की तरफ देखते हैं। बर्गल के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या में बदलना क्या कहलाता है, नगरीय समाज कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो किस में बदल रही है, नगरीय जनसंख्या में बदल रही है, उसको क्या कहा जा रहा है, नगरीय समाज कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे मेन फोकस यहाँ पे जनसंख्या के ऊपर किया गया है कि जब नगरीय समाज के लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर रोजगार की तलाश में, वो पेशा की तलाश में जब शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आ जाएगा। सेकंड हमारे समाजशास्त्री हैं एंडरसन। उनके अनुसार नगरीय जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ने लगे। वे कहते हैं कि जब नगर की जो जनसंख्या है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई, तो वृद्धि कैसे होगा, नगर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो नगरों में जाकर बसेंगे तभी तो नगरीय जन समाज का वृद्धि होगा। तो उनके अनुसार नगरीय जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा, नगरीकरण या अर्बनाइजेशन कहा जाएगा। हमारे थर्ड समाजशास्त्री है गिडिंग्स। उनके अनुसार नगरीकरण वह प्रक्रिया है जो चक्रीय रूप में बढ़ती है, मतलब एक सर्कल के रूप में वो बढ़ते जाती है। चक्रीय रूप में बढ़ने का एक और दूसरे समाजशास्त्री में भी वर्णन किया है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर हमारे फोर्थ समाजशास्त्री हैं डेविस। उनके अनुसार जनसंख्या जो खेतीहर समाज की जो जनसंख्या है वो औद्योगिक समाज में लगने लगी। मतलब क्या हो गया कि खेतीहर समाज कहाँ पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यानी कि कृषि क्षेत्र को छोड़कर लोग व्यवसाय की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे, उद्योगों में अपना काम करने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, नगरीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, वो औद्योगिक समाज के अंतर्गत आ जाएगा। हमारे फिफ्थ समाजशास्त्री हैं बर्गेस। इनके अनुसार नगरों के विकास के लिए बाजार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
मतलब क्या होता है कि नगर का जो विकास हो रहा है, लोग उद्योग में लग रहे हैं, तो जब तक उनको बाजार नहीं मिलेगा वो अपने सामान का बेचेंगे कहाँ पे, आप उसका उत्पादन करके वस्तुओं को कहाँ बेचेंगे। तो इसलिए नगरीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बाजार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नगरीकरण से संबंधित हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखते हैं, जो कि आपका करंट अफेयर्स का या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कि जब 2001 में जनगणना की तो पाया गया कि जो कार्यशील जनसंख्या है उनकी संख्या कितनी है, 33 करोड़। ये कार्यशील जनसंख्या जो नगरीकरण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनकी है। सेकंड हमारा देखा गया है कि सबसे अधिक नगरीकरण वाला अगर आपसे राज्य पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में। थर्ड पूछा जा रहा है कि गोवा जो है वो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, यानी कि यहाँ पे गोवा में ऑलरेडी नगरीकरण का विकास हो चुका है, नगरी जो कस्बा से नगरों की तरफ लोग बढ़ चुके हैं। फोर्थ है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम अर्बनाइजेशन हुआ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण की प्रक्रिया हुई है। फिफ्थ हम लोग देखते हैं कि दिल्ली जो है वो एक संघ शासित प्रदेश है। मतलब क्या हो गया कि दिल्ली की जो जनसंख्या है उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसे संघ शासित प्रदेश बोला जा रहा है। और संघ शासित मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट यहाँ पे केंद्र की सरकार होती है, केंद्र सरकार जो है उसके ऊपर शासन करती है और यहाँ की जो जनसंख्या होनी चाहिए जो मात्रा है उससे अधिक हो जाएगी। सिक्स्थ हम लोग देखते हैं दादर एवं नगर हवेली में सबसे कम सिटीज़ है, यानी क्या बोला जा रहा है कि दादर और नगर हवेली जो है वहाँ पे बहुत ही कम नगरीकरण की प्रक्रिया हुई है, वहाँ पे बहुत ही कम सिटीज़ है, वहाँ पे नगरीकरण की प्रक्रिया उस प्रकार से फलफुल नहीं हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगरवाद। इस वीडियो में आप लोग को नगरीकरण, नगरवाद, साथ ही साथ नगरीयता के संदर्भ में भी जानने को मिलेगा। और नगरीकरण की जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं उसकी तरफ भी हम लोग देखेंगे। तो नगरवाद क्या है कि नगरवाद का जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है अर्बनाइजिज्म, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था लुइस बर्थ ने, उनके द्वारा ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो नगरवाद प्रक्रिया है क्या, नगरवाद किसे कहा जाता है, तो नगरवाद जो है वह क्या हो गया, आपका नगरीकरण हो गया आपका जीवन जीने का प्रक्रिया, ठीक है और नगरवाद हो गया जीवन जीने का जो हमारा ढंग होता है, हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो हो जाता है नगरवाद, ठीक है। यानी कि हमारा जो नगरीकरण तो हो गया, लेकिन नगरीकरण के होने के बाद जो हमारा जीवन जीने का ढंग है उसको क्या कहा जाएगा, नगरवाद कहा जाएगा। ये एक जीवन जीने का एक पद्धति होता है। तो नगरवाद का अगर प्रयोग के बारे में पूछा जाए तो सर्वप्रथम पार्क एवं बर्गेस ने इसका प्रयोग किया था। किनके द्वारा किया गया था, पार्क एवं बर्गेस के द्वारा। पार्क की पुस्तक का नाम है द सिटी, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, द सिटी, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1925 में किया था। और बर्गस की पुस्तक का नाम है द अर्बन कम्युनिटी, इसके भी प्रकाशन 1925 में किया गया था। तो नगरवाद आपको लोगों को समझ में आ गया। नगरीकरण क्या हो गया कि एक प्रक्रिया है, जीवन जीने का एक प्रक्रिया, जो जीवन कस्बा से नगरों की तरफ जो विकास हो रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, जो ग्रामीण से नगर की तरफ जो प्रक्रिया चल रही है वो हो गया नगरीकरण। और जब नगरीकरण होने के बाद व्यक्ति का जो जीवन जीने का ढंग होता है उसको क्या कहा जाएगा, नगरवाद कहा जाएगा। हमारा थर्ड देखते हैं नगरीयता। नगरीयता मतलब अर्बेनिटी। अर्बेनिटी क्या हो गया, नगरीय जीवन शैली में खुद को परिवर्तन कर लेने या ढाल लेने की बात। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जब नगरीय जीवन जो शैली है, नगरीय रहन सहन के खान पान, उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, ये जो सारी प्रक्रिया है जब हम क्या करते हैं अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, ये एक एथिकल प्रोसेस है कि जिसे हम जब एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि जिसे हम जब ग्रहण कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, नगरीयता हो जाती है। ठीक है, बोला जाता है कि आप कौन सी नगरीयता से बिलोंग करते हैं, हिंदू, ठीक है, भारतीय, हम भारतीय हैं क्योंकि हम लोग भारतीय जीवन शैली पद्धति को क्या किए हैं, एडॉप्ट कर लिए हैं, हम लोग ग्रहण कर चुके हैं। तो आपको नगरीकरण, नगरवाद तथा नगरीयता ये दोनों
बहुत ही अच्छा से ये तीनों जो प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत की तरफ देख लेते हैं कि नगरीकरण से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे मैं 5 सिद्धांतों का वर्णन कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वह हो जा रहा है केंद्रीय वित्त का सिद्धांत। केंद्रीय वित्त का जो सिद्धांत है ये किनके द्वारा दिया गया है? पार्क्स एवं बर्गेस के द्वारा। वे बताते हैं कि नगर का जो विकास होता है वो भीतर से बाहर के रूप में होता है, एक सर्कल के रूप में। तो उसे क्या कहा जाता है? नगरीकरण का सिद्धांत या केंद्रीय वित्त का सिद्धांत बोला जाता है। फिर इसमें उन्होंने नगरों का विकास जो है वो 6 प्रकार से इसका वर्णन किया है। अब इसका वर्णन करने के लिए उन्होंने अमेरिका के जो शिकागो शहर है उसका उदाहरण लिया है कि किस प्रकार से शिकागो शहर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो नगरों की तरफ परिवर्तन हो रहे हैं, इसका उन्होंने अपने सिद्धांत में वर्णन किया है। हमारा सेकंड सिद्धांत है सेक्टर सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? होमर तथा हाइट के द्वारा। हमारा थर्ड सिद्धांत है बहुउद्देशीय सिद्धांत, जिसे कि बहुकेंद्रक भी आपको कहीं देखने को मिलेगा या फिर कहीं कहीं भूनाभिकीय सिद्धांत भी देखने को मिलेगा। ये किनके द्वारा दिया गया है? हैरिस तथा उस्मान में। ये बहुत बार पीजीटी के एग्जाम में, यूपी पीजीटी का एग्जाम में या फिर दूसरे स्टेट लेवल के जो एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ है तारा सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है हर्ट ने। फिफ्थ है खंड एवं स्तर का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है जी टेलर के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।